Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today we are going to discuss the topic Lami's theorem. Okay, so Lami's theorem देखेंगे. So friends, Lami's theorem देखते हैं हम लोग. Lami's theorem 3 वेक्टर्स के लिए इम्प्लीमेंट होती है. जो लामीज थ्योरम है वो 3 कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है. ओके, सो फॉर अ बॉडी एट विच 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर अप्लाइड, या यूं कह सकते हैं हम लोग कि इफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स are applied and their resultant is 0, मीन्स यू कह सकते हैं रिजल्टेंट इज 0 और द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, समझ में आ गया कि इफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर अप्लाइड and their resultant is 0, then any force is directly proportional to the any force is directly proportional to the sign of formed between other two. ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ केयरफुली देखना है कि हमारे पास अगर एक ही पॉइंट पर इफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर अप्लाइड एंड देयर रिजल्टेंट इज 0, देन एनी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स. ओके, लाइक मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है. इस तरीके से ये लग रहे हैं. इसका एंगल सपोज दैट अल्फा, इसका बीटा और इसका क्या है गामा है. ओके, तो P, Q और R ऐसे 3 कोई वेक्टर है, या A, B और C कोई वेक्टर है. ओके, सो लाइक मैं इसको कह देता हूँ कि वेक्टर A है, ये क्या है आपका वेक्टर B है और ये क्या है वेक्टर C है. ओके, किसी पार्टिकल पर ये लग रहे हैं, तीनों का रिजल्टेंट 0 है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 3 वेक्टर है. देन जो लामीज थ्योरम है वो ये कहती है कि जो A है वो डिवाइड बाय साइन अल्फा होगा, जो B है वेक्टर B वो डिवाइड बाय साइन बीटा होगा, और जो C है वो साइन गामा होगा. ओके, इसको आप यहाँ से देखेंगे कि ए का जो वैल्यू होगा वो इन अदर 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, सपोज दैट अल्फा बन रहा है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जो बी है वो उसके अदर 2 वेक्टर्स के बीच में बनने वाले एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सी है वो अदर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. या आप ऐसा याद रखें कि ए के डिवाइड में अल्फा का साइन लिखेंगे तो ये उधर जाएगा, क्या होगा, ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, सभी इक्वल है, इट मीन्स ये कांस्टेंट है. तो ये साइन अल्फा जब कांस्टेंट के पास जाएगा तब वो ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन अल्फा के. बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन बीटा के, क्योंकि ये सभी की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है. ओके, तो लामीज थ्योरम हमेशा उस पर्टिकुलर केस में लगेगी जब एक ही पॉइंट पर 3 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक ही पार्टिकल पर 3 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट 0 है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में है. ओके, सो व्हेन A प्लस B प्लस C क्या है, 0 है, तब या यूं कह सकते हैं कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम.
ओके, सो इस केस में लगते हैं। इसका एक और जो बेस है वो भी बता सकते हैं आपको कि उस केस में भी हम लोग ये ट्राइंगल ऐसा भी बना हो सकता है विजिबली या प्रैक्टिकली केसेस पे अपन एक एग्जांपल लेंगे अभी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें कि जब 3 वेक्टर एक ही पॉइंट पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके बीच में एक क्लोज ट्राइंगल बन रहा है। ओके, सो मैं एक डायग्राम ऐसा और भी बना दूंगा। क्लोज ट्राइंगल का रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। सो एक क्लोज ट्राइंगल जब दोनों के बीच में बन रहा है तब भी हमारा लामीज थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ये तीनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए, बी एंड सी। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। देखिए आप लोग, इनका रिजल्टेंट क्या है? 0 है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। देन वही जो लामीज थ्योरम है उसी की बात करें, ऐसा भी इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये हमारे पास एंगल्स जो है इसको आगे एक्सटेंड करके बनाते हैं हम लोग कि ये एंगल इसका क्या है? अल्फा है। ओके, इसका आगे एक्सटेंड किया, इसको भी आगे एक्सटेंड किया। अल्फा, इसका एंगल क्या है? बीटा। ओके, और इसका एंगल क्या है? गामा। ओके, ये डायग्राम और ये जो डायग्राम अभी अपन ने बनाया वो दोनों क्या है? सेम है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा था उस डायग्राम को। ये एक दूसरे के मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये तीनों डायग्राम एक दूसरे के, ये तीनों वेक्टर और ये तीनों वेक्टर, ये दोनों डायग्राम सेम रिप्रेजेंट करे एक दूसरे को। नाउ यहाँ पर एंगल क्या होगा? 180 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर एंगल क्या होगा? 180 माइनस बीटा। और यहाँ एंगल क्या होगा? 180 माइनस गामा। समझ रहे आप लोग? अब इनको अगर हम नाम देवे, वेक्टर ए जो है वो आपका ए बी है, ए से बी तक, ए, ये बी और ये सी है। तो वेक्टर ए आपका ए बी है, वेक्टर बी आपका बी सी है और वेक्टर सी आपका सी से ए तक है। ओके, सो इन सच केस ऐसे केस में जब ए बी सी तीनों का वैल्यू क्या है? 0 है, तब हमारे पास वेक्टर ए डिवाइड बाय ए बी, यानी कि ये इक्वल्स टू बी किससे हो गया? बी हो गया बी सी, और सी किससे हो गया? सी ए। ये इक्वल होंगे और इसी को हमने रिप्रेजेंट किया कि लाइक ए डिवाइड बाय साइन 180 माइनस अल्फ़ा। क्या किया? ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग दिखने में कि ए बाय ए बी, और इसका जो करेक्ट फॉर्म बनेगा बाद में ए बाय साइन 180 माइनस अल्फ़ा, ओके, बी बाय साइन 180 माइनस बीटा, सी बाय साइन 180 माइनस गामा। ओके, अब देखिए आप लोग, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आएगा ए बाय साइन अल्फ़ा, बी बाय साइन बीटा और सी बाय साइन गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लामीज थ्योरम। और पर्टिकुलर जब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये दोनों फिगर लामीज थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है और 3 कोप्लेनर वेक्टर या सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। तीनों वेक्टर अनइक्वल भी हो सकते हैं, ओके, बट उनके एंगल की वजह से उनका रिजल्टेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। सो प्रैक्टिकल लाइफ में इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे और उसी से हम लोग कोई न्यूमेरिकल फ्रेम करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। ओके, सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला काम आने वाला है वो ए बाय साइन अल्फ़ा, बी बाय साइन बीटा और सी बाय साइन गामा काम आएगा। और कहाँ इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो आप एक क्वेश्चन से समझ जाएंगे। ओके, लाइक एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग
कि इफ पी क्यू एंड आर आर थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, क्वेश्चन देखें आप लोग, इफ पी क्यू एंड आर आर थ्री फोर्सेस acting at a point, okay, such that it is in equilibrium, okay. Lami's theorem, smallest concept but very important. Given P की वैल्यू गिवन है हमको, P इक्वल्स टू, P की जो वैल्यू गिवन है वो 1.9318 न्यूटन है, 1.9318 kg वेट दे रखा है, ऐसा लिखा हुआ है। kg वेट मीन्स आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू, साइन थीटा 1 की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी 0.9659, ओके और वैल्यू ऑफ आर निकालनी हमको, देन वैल्यू ऑफ आर विल बी क्या होगी। सो हमारे ऑप्शंस देखें आप लोग, ये क्वेश्चन CET 1998 में आया हुआ है, 0.9659 to 1.5, ओके। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम भी गिवन है हमको, सो उस डायग्राम को पहले हम लोग फ्रेम कर लेते हैं, उसके बाद इसको लेंगे, ओके। सो इस क्वेश्चन का डायग्राम हमको गिवन है ऑलरेडी, और उसको देखते हैं कि P, Q और R के बीच में एक तो एंगल 150 है, और P, Q एंड R, ओके, इनके बीच में जो एंगल है वो 150 गिवन है, ये थीटा 1 है एंड ये थीटा 2 है, ऐसा हमको डायग्राम दे रखा है, ओके। सो पी क्यू आर में एंगल थीटा 1 150 और ऐसा कुछ दे रखा है, ये 150 है, ओके। अब आप लोग इस पे आ जाए कि ये लामीज थ्योरम यहाँ कैसे लग रहा है, गॉट इट, ये क्वेश्चन है, और ऐसे हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे उसमें, तो ये लामीज थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बनता है, तो इस लेटर के अकॉर्डिंग या पी क्यू आर के अकॉर्डिंग क्या बनता है, P बाय साइन थीटा 1, क्योंकि P के सामने एंगल कौन है, थीटा 1, Q बाय साइन थीटा 2 एंड R बाय 150। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज़ आपको नहीं गिवन है, वो है साइन 150 की वैल्यू, और साइन 150 180 माइनस 30 होता है, ओके। सो आपका जो वैल्यू होगा वो साइन 30 के इक्वल होगा, ओके, साइन 150 लिखना, सॉरी, ओके। सो इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। इस क्वेश्चन में Q और थीटा 2 का जिक्र कहीं नहीं है, तो ये वाला पोर्शन हमारे अभी काम का नहीं है, ओके। नाउ हम लोग लेते हैं कि P बाय साइन थीटा 1 इक्वल्स टू R बाय साइन 180 माइनस 30 को क्या लिखा जाता है, 150 लिखा जाता है, प्रॉपर्ली विजिबल है। अब आपके पास साइन थीटा 1 की वैल्यू गिवन है, वो है 0.9659, ओके। P की वैल्यू गिवन है 1.9318 डिवाइड बाय 0.9659, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये साइन क्या हो गया आपका 30 हो गया, साइन 30 होता है 0.5 यानी कि हाफ, ठीक है। सो हम चाहे तो इसको ऊपर भेज सकते हैं, इस 1.9318 डिवाइड बाय 0.9659, ये 1/2 जो ऊपर से जाएगा ऐसा है, R डिवाइड बाय 1/2, सो 2 ऊपर चला गया, ये 2R हो गया, ओके। सो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, इससे R आ जाएगा हमारे पास। सो R क्या होगा 1.9318 डिवाइड बाय 0.9659 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सो आंसर 1 आ रहा है हमारे पास, ओके। सो R की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 1 वैल्यू होगी, ओके। सो 1 न्यूटन या 1 kg वेट आएगा, गॉट इट।
क्योंकि ये वैल्यू किस में थी, केजी वेट में, तो ये भी केजी वेट में होगी। कैलकुलेटर से और भी आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक ऑन कर ले कि ये क्या इसका आंसर आने वाला है। ओके, सो आई थिंक ये लामीज थ्योरम का एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पे, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से आप प्रैक्टिस करें। वैल्यूज़ अगर कोई अदर एंगल होगा तो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होगी, और अगर कोई अदर एंगल नहीं होगा तो आप वैल्यूज़ खुद से पुट करेंगे। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग कि अगर हमारे पास ये एक एड है जिसको यहाँ पर लटका रखा है, आप लोग देखते होंगे एड हमेशा ऐसे हैंग किए होते हैं। ओके, ये एड है, हालांकि फोर्स जब आएगा तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप लोग और भी सीखेंगे, बट ये थ्रेड है उससे ये एड को हैंग कर रखा है, और इस पे लिखा हुआ है ओके, और इसका वेट जो है, इसका जो मास है वो कितना है, एन एड एडवर्टीजमेंट, ओके, या एन अ फ्रेम ऑफ मास 50 kg is hanged with 2 strings as shown in figure. ओके, एक फ्रेम है जिसका मास कितना 50 kg है, उसको हैंग कर रखा है इन फिगर, जैसा आपको दिखा रखा है। देन व्हाट इज टेंशन इन ईच स्प्रिंग। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा और क्लियरली हमें गिवन है कि ये लाइन खींच रखी है और ये एंगल हमको गिवन है इसका 30 डिग्री, और इसका भी हमको एंगल है 30 डिग्री। ओके, ये एंगल हमको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन करना है कि इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा, यानी कि कितना फोर्स से वो खींचेगा। ओके, सो ऑल्दो ये क्वेश्चंस और हमारे फोर्स में आने वाले हैं, लेकिन हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो इसका मास कितना है 50 kg, और वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। सो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वेट हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। ओके, सो इस पॉइंट पर जहाँ पर ये है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे यहाँ। तो इस पॉइंट पर ये दोनों स्ट्रिंग, क्योंकि इनका एंगल इक्वल है, ओके, डिस्टेंस इक्वल है, ये 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो इनका टेंशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। भले ही मैं अभी टेंशन अलग अलग लिख लेता हूँ, T1 और ये क्या होगा T2। ओके, और इसका जो वेट है वो किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, mg। m कितना है 50, और g की वैल्यू हम अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं, 50 × 10 दैट इज़ 500 न्यूटन। ओके, समझ रहे हैं आप लोग। नाउ अब बताएं कि यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 30 और 30। ओके, सो 30 कितना हो गया 60, 180 में से 60 कितना गया तो 120 बचा। ओके, समझ में आ गया। अब बट हमें T1 और T2 का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, T1 और T2 का वैल्यू। सो हम लोग अब देखते हैं कि ये एंगल कितना है। ओके, सो 30 + 90, ये भी कितना हो गया 120, और ये भी 30 और 90, तो ये भी कितना हो गया 120। ओके, अब हम सब कुछ कर सकते हैं लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। सभी एंगल कितना है यहाँ पर 120 है। सो T1 के सामने एंगल 120, T2 बाय एंगल 120, और इज इक्वल्स टू वेट जो W है डिवाइड बाय 120। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि T1 और T2 ये कोई भी एक वैल्यू ले लें, क्योंकि T1 और T2 मैंने क्या कहा, एंगल इक्वल है, तो T1 T2 इक्वल होंगे। सो ये sin 120 होगा, सॉरी sin 120,
ओके। साइन 120 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 180 माइनस 60 करते तब 120 आता है, तो साइन 60 के इक्वल होगा। और हम लोग इन दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि T1 और T2 दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम एक ही कैलकुलेट करेंगे, T1 साइन 120 और इज इक्वल टू वेट आपका 500 आया और साइन 120। ये क्वेश्चन तो सिंपल है आपके लिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, साइन 120 से साइन 120 कैंसिल, सो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 500 और ऐसे ही T2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 500। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे तो साइन 120 से 120 क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जिसमें एंगल चेंज हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन एंगल पे भी हो सकता है कि एंगल फाइंड करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि एक बोर्ड है जो इस तरीके से लटका हुआ है, जिसका मास कितना है, या बोर्ड जिसका मास हमारे पास 30 kg, ओके, या किसी पार्टिकल को इस तरह से हैंग कर रखा है कि ये इधर से और ये इधर से हैंग हो रहा है, ओके, बट इसका एंगल यहाँ पर कितना है 45 डिग्री और इसका एंगल यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन है और इसका मास कितना है 30 kg। देन हमें ये फाइंड करना है कि टेंशन क्या होगा ईच स्ट्रिंग में, इन स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो इफ़ अ bob or a body is hanged, if a bob of mass 30 kg is hanged as shown with help of two strings, then what will be tension in each string, हर एक स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। समझ गए आप लोग क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन है बट इस बार इनका एंगल क्या है, डिफरेंट है, एक का एंगल 30 है और एक का एंगल 45 है। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेवे और कोशिश करें कि आप इसको खुद से कर सके। ओके, यस, सो यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है। लामीज थ्योरम का ही क्वेश्चन है ये। सो इस फिगर को हम लोग अगेन इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नाउ ये बोब है जिसका वेट कितना हो गया, W = 30 kg है, तो mg लेते हैं हम लोग इसको, और ये 30 × 10, सो इट विल बी 300 न्यूटन, एक फोर्स हो गया। दूसरा, इसका जो टेंशन है वो इस सेंटर से इस तरफ लग रहा है, जिसको हम लोग T1 ले लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं। ओके, नाउ एंगल की बात की जाए तो ये 45 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है। सो कैन यू कैलकुलेट दिस एंगल, ये एंगल कितना हो 30 और 45, सो इसको ऐड करेंगे, सो इट विल बी 75 और 180 में से 75 माइनस करेंगे तो इट विल बी 105 डिग्री। ओके, सो इसके डिवाइड में एंगल 105 आने वाला है। T1 के लिए जो एंगल आएगा वो ये पूरा वाला आएगा, सो दिस होल एंगल 90 + 30 विल बी 120 और दिस 45 + 90 इट विल बी 45 + 90 it will be 135 degree. Okay, so by the since it is in equilibrium, so by the use of Lami's theorem बताएंगे क्या होगा, W डिवाइड बाय साइन 105 साइन 105, ओके, इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाय साइन 120, ओके, एंड T2 डिवाइड बाय साइन 135, ओके। सो बताएंगे आप लोग कि यहाँ पर हमें जो 135 है वो 45 के इक्वल होता है, 120 वो 60 के इक्वल होता है वैल्यू में, और 105 का हमें मालूम नहीं है तो वो हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, और साइन 105 का जो वैल्यू होता है वो 0.965 होता है। ओके, सो सिंस
साइन 105 इज इक्वल टू 0.965। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे भले ही, और साइन पॉजिटिव रहता है इसमें। साइन 135 का तो वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√2 होता है, जो 45 के इक्वल होता है। और साइन 120 हमारा, साइन 120 60 के इक्वल होता है, सो √3/2 के इक्वल होता है। ओके, सो ये ओवरऑल हमारा रहा है कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पुट करेंगे इसमें। तो इससे हमें T1 और T2 चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। W कितना, 300 डिवाइड बाय 0.965 T1 डिवाइड बाय 120 की वैल्यू √3/2। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ से T1 क्या आएगा, इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेते हैं हम लोग कि 300 डिवाइड बाय 0.695, 300 डिवाइड बाय 965 देन मल्टीप्लाई बाय √3/2, सो इट विल बी 269। ओके, क्या आएगा यहाँ पर, 269 समथिंग 0.2 न्यूटन। सो T1 की वैल्यू आ जाएगी 269.2 न्यूटन। ओके, समझ में आ रहा है। देन T2 के लिए आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे कि W इज इक्वल्स टू साइन 105 इक्वल्स टू T2 साइन 135। 135 कितना है आपका, 1/√2 साइन 45 के इक्वल है। 300 डिवाइड बाय 0.965, ओके, 965 इक्वल्स टू T2 और साइन 135 1/√2। ओके, सो यहाँ से √2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/√2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो अगेन कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। 300 डिवाइड बाय 0.965 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। ओके, so it will be 219, okay, 219.8। so approx T2 का जो वैल्यू आएगा 219.8 न्यूटन। सो ये 220 के इक्वल आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको T1 और T2 मिल चुके हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लामीज थ्योरम। बस आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्स होता है उसके अलावा बाकी दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो लेना है। और जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस जब करेंगे तो इस पे और भी क्वेश्चंस आएंगे। नाउ एक दो कुछ जनरल क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग। जनरल क्वेश्चंस जिनमें वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, ओनली न्यूमेरिकल नहीं है ये। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। ओके, सो हाउ मेनी नॉन जीरो एंड नॉन coplanar vectors can be added to give zero resultant. Okay, so options are 1, 2, 3 and 4. Okay, so next if a body is in equilibrium under a set of non-collinear forces, then the minimum number of forces has to be
ओके, सो यहाँ पर हम ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं कि 5 3 1 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, 2 4, ओके, सो 4 कर देते हैं यहाँ, या 5 हो गया, ऐसा 1 तो लिखा नहीं है इसमें, ये ऑप्शन से एच है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को ही देख लेंगे। ओके, सो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स, यानी कि नॉन कोप्लेनर हो वो, कैन बी एडेड टू गिव द रिजल्टेंट जीरो। ओके, सो रिजल्टेंट जीरो आने के लिए हमारे पास हमेशा ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर रहेगा वो 4 वेक्टर्स रहेगा। ओके, गॉट इट। सो द आंसर ओवर हियर इज कि हमारे पास एक प्लेन में अगर रिजल्टेंट लाना है तो हमारे पास मिनिमम, अगर कोलिनियर फोर्सेज है तो वो कितने होने चाहिए, 2। ओके, और अगर नॉन इक्वल फोर्सेज है, मतलब अनइक्वल वेक्टर्स है, तो उसके रिजल्टेंट के लिए मिनिमम कितने चाहिए, इक्वल वेक्टर्स है तब मिनिमम कितने चाहिए, 2 एक ही प्लेन में। ओके, अनइक्वल वेक्टर्स है तब एक ही प्लेन में कितने चाहिए, 3 जीरो करने के लिए। ओके, और अगर नॉन कोप्लेनर है, यानी कि उनका प्लेन भी डिफरेंट है, तब हमारे पास जो जीरो रिजल्टेंट लाने के लिए वेक्टर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 4। ओके, अनइक्वल वेक्टर्स यानी कि नॉन जीरो वेक्टर्स और नॉन कोप्लेनर वेक्टर कितने होने चाहिए, 4। ओके, नाउ इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है अंडर ए सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्सेज, यानी कि भले ही फोर्स है लेकिन दोनों फोर्स एक ही लाइन में इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तब आपको अगर फोर्स जीरो करना है तब आपके पास 3 फोर्सेज होने चाहिए। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2 इक्वल फोर्स है और वो एक दूसरे के अपोजिट है तो वो जीरो हो सकता है, बट 2 अनइक्वल फोर्स है और वो एक दूसरे के अपोजिट है तो वो जीरो नहीं हो सकता है। ओके, और वो 2 अनइक्वल किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकता है। ओके, अनइक्वल करने के लिए हमको 3 मिनिमम फोर्सेस चाहिए जो नॉन कोलिनियर है अगर तो। ओके, सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूँ कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स बी जीरो, क्या 2 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है जब उनका 2 वेक्टर्स है द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 वेक्टर अगर इक्वल है और उनका डायरेक्शन सेम है तो वो जीरो नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा ऐड हो जाते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन है नेवर पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन है यस व्हेन द 2 वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो ये करेक्ट है। और यस व्हेन द 2 वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड मेकिंग द एंगल ऑफ 2π/3 विद ईच अदर, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 इक्वल वेक्टर कब जीरो होते हैं, 2 इक्वल वेक्टर कब जीरो होते हैं, जब उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और वो 2 इक्वल तो मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी है, और आप ऐसा कहें कि दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है तो वो जीरो नहीं होंगे कभी भी। अगर 2 वेक्टर अनइक्वल है, 2 वेक्टर क्या है, अनइक्वल है, तो वो किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकते। उसके लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर चाहिए। ओके, ऐसा इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन एंजॉय योर सेल्फ, बाय बाय।